हम लोग क्लास 10 के भूगोल का स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग तीसरे चैप्टर को देखेंगे, जिसमें पढ़ना है हम लोग के निर्माण उद्योग के बारे में। अब सबसे पहले उद्योग होता क्या है, तो उद्योग हम उसको बोलते हैं, एक इंग्लिश में अगर इसको बोलेंगे तो इंडस्ट्री वगैरह जो होता है वो सबको क्या बोलते हैं, उद्योग बोलते हैं। जहाँ पे कोई चीज़ बनाया जाता है, जहाँ पे कोई चीज़ मैन्युफैक्चर किया जाता है, जैसे मोबाइल हो गया, तो मोबाइल जहाँ से बन के आता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उद्योग से बन के आया है। वैसे ही जैसे कि मान लो गन्ना से हम लोग क्या करते हैं, चीनी का निर्माण करते हैं। तो वो क्या, गन्ना से चीनी कहाँ पे बना, तो उद्योग में ही जाकर गन्ना गया उद्योग में और वहाँ से बन के निर्माण होके आया, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वहाँ पे औद्योगिकरण हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि वर्तमान समय में विनिर्माण मतलब क्या होता है कि मैन्युफैक्चर, मतलब वहाँ पर जहाँ पर प्रोडक्ट वगैरह बनता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं विनिर्माण उद्योग। किसी भी राष्ट्र का विकास एवं संपन्नता का एक सूचक है, मतलब महत्वपूर्ण है। ठीक है, कहने का मतलब कि एक विकास, कोई भी राष्ट्र का विकास करने के लिए या धन, मतलब वहाँ पैसा कमाने के लिए क्या उद्योग का होना एक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, कच्चे मालों द्वारा जीवनोपयोगी वस्तुओं तैयार करना विनिर्माण उद्योग कहलाता है। मतलब जितना भी कच्चा माल होता है, कच्चा माल कहने का मतलब जैसे गेहूं हो गया, ईख हो गया, मतलब गन्ना हो गया, ये सब क्या है, ये सब क्या है, कच्चा माल। ये सब क्या आ जाता है, उद्योग में जाता है और तैयार होकर निर्माण होकर आता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विनिर्माण उद्योग। ठीक है, जैसे कपास से कपड़ा बनाना, जैसे कपास होता है, कपास से हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा बनाते हैं। तो गन्ने से चीनी बनाते हैं, लौह अयस्क से लोहा तैयार करते हैं और इस्पात बनाते हैं। बॉक्साइट से क्या, एल्युमिनियम बनाते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल है। हमारे देश में विनिर्माण उद्योग का इतिहास बहुत पुराना है, मतलब बहुत पहले से ही होते आ रहा है। यहाँ इसका विकास घरेलू उपयोग से शुरू होकर, पहले क्या हुआ था कि इस घरेलू उपयोग से शुरू हुआ था। विनिर्माण का अगर बात करेंगे उद्योग का, तो सबसे पहले घरेलू उद्योग से शुरू हुआ था। उसके बाद बड़ी आकार पर, मतलब एक बहुत बड़ा आकार पर 19वीं शताब्दी के मध्य के आरंभ में बहुत बड़ा आकार ले लिया। कब, 19वीं शताब्दी के मध्य, मतलब 19वीं शताब्दी हम लोग कब बोलते हैं, 1800 से 1 से लेके 1900 के बीच को हम लोग क्या बोलते हैं, 19वीं शताब्दी। और इसके मध्य को हम लोग क्या बोलेंगे, 1850 के आसपास ये बहुत आरंभ हुआ, शुरू हुआ। आज असंख्य बड़े निर्माण उद्योग पूरे देश में, मतलब आज के डेट में बहुत ज़्यादा उद्योग पूरे देश में फैला हुआ है। ठीक है, मुख्य रूप से किसका, लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग, मतलब सूचना क्या, कोई जानकारी देने का काम करता है, या टेक्नोलॉजी वगैरह, ये सब का भी उद्योग है। भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास, ठीक है, भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास प्रारंभ मुंबई पे कब, शुरू कहाँ से हुआ था, तो मुंबई में प्रथम सूती कपड़े का मिल 1854 में मुंबई में स्थापित किया गया था। किसका, प्रथम सूती कपड़े का मिल स्थापित किया गया था। फिर जूट का पहला कारखाना कब लगा था, 1855 में, कहाँ पे, कोलकाता के निकट रिसरा स्थान पे, कहाँ पे, रिसरा स्थान पे, कोलकाता के निकट रिसरा स्थान पे लगा था। लेकिन भारत में उद्योगों का योजनाबद्ध विकास होते रहा, मतलब हमेशा बढ़ते रहा। स्वतंत्रता के बाद 1951 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, मतलब स्वतंत्रता के बाद फिर से प्रारंभ कब शुरू हुआ, तो 1951 के बाद। किसी उद्योग को स्थापित करने में कई कारकों का योगदान होता है। किसी भी उद्योग को बनाने के लिए कई कारकों का, कई चीज़ों का आवश्यकता होता है। इनमें से दो प्रमुख कारक है। ठीक है, कौन सा, तो वर्गों भौतिक और मानवीय कारक। तो भौतिक कारक में क्या क्या आ जाता है, तो कच्चा माल, शक्ति के साधन मतलब क्या, ऊर्जा मिलना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी मिलना चाहिए, और जल होना चाहिए। सबसे पहले कच्चा माल की प्राप्ति, कच्चा तो माल होना ही चाहिए उद्योग के लिए, और शक्ति मतलब ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। उसके बाद जल का व्यवस्था होना चाहिए, सुलभता एवं अनुकूल जलवायु होना चाहिए, वहाँ का वेदर अच्छा होना चाहिए, जलवायु होने का अच्छा होना चाहिए। और भौतिक कारक, ये सब क्या है, भौतिक कारक। अब हम लोग अगर मानवीय कारक का बात करेंगे, तो सबसे पहले श्रमिक, मतलब लेबर वगैरह होना चाहिए काम करने के लिए। बाजार टाइप का होना चाहिए, जहाँ पे बाजार हो वहाँ पर उद्योग लगाया जाता है। ऐसा नहीं कि जहाँ पे मार्केट ही नहीं है, कहीं पर और दूसरी जगह लग गया तो वहाँ पर बिकेगा, नहीं बिकेगा। तो जहाँ पे बाजार हो वहाँ पर होना चाहिए।
परिवहन का सुविधा होना चाहिए। परिवहन मतलब एक जगह से दूसरे जगह सामान ले जाने की सुविधा उपलब्ध होना चाहिए, ऐसा जगह होना चाहिए। पूंजी होना चाहिए, मतलब उसमें पैसा लगाने के लिए पैसा होना चाहिए। बैंक सुविधा भी होना चाहिए कि बैंक सुविधा वहाँ से प्रोवाइड करा सकते हो, आसपास में बैंक होना चाहिए जहाँ पे उद्योग लगा रहे। सरकारी नीतियाँ होना चाहिए कि सरकारी नीति के तहत ये सब क्या है, माननीय कारक है। ठीक है। उद्योग का वर्गीकरण, उद्योग का वर्गीकरण अगर देखेंगे तो क्या किया गया है, उद्योगों का विभिन्न आधारों पर बांटा गया है। ठीक है। सबसे पहला है श्रम के आधार पर, मतलब लेबर के आधार पे। ठीक है, लेबर के आधार पे उद्योगों को बांटा गया है। तो लेबर के आधार पे सबसे पहला है बड़े पैमाने पर उद्योग। अब बड़े पैमाने पर उद्योग का मतलब क्या है, जब उद्योगों में बड़ी मात्रा में लेबर वगैरह, मतलब श्रमिकों मतलब लेबर होता है, लेबर वगैरह या बहुत ज़्यादा मात्रा में पूंजी वगैरह लगाया जाता है, तो वो उत्पादन क्या कहलाता है, बड़े पैमाने पर उद्योग कहलाता है। अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, उन्हें बड़े पैमाने का उद्योग कहते हैं। जैसे सूती कपड़ा का उद्योग हो गया, पटसन का उद्योग हो गया, श्रेणी में आते हैं ये सब, यही सब श्रेणी में आते हैं, बड़े पैमाने के उद्योग के श्रेणी में आते हैं सूती कपड़ा का उद्योग, पटसन का उद्योग। अब आते हैं मध्य पैमाने का उद्योग। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं किसका प्रकार, लेबर के हिसाब से, लेबर के आधार पे हम लोग उद्योग को कौन 3 भागों में बांटे हुए हैं, बड़े पैमाने का उद्योग, मध्य पैमाने का उद्योग और छोटे पैमाने का उद्योग। तो मध्य पैमाने में क्या जाता है, इनमें ना तो बहुत अधिक श्रम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं इसमें ज़्यादा लेबर होता है, लेबर का प्रयोग किया जाता है, और नहीं उत्पादन, इसमें ज़्यादा उत्पादन भी नहीं होता है, ज़्यादा लेबर भी नहीं रहता है। इसमें साइकिल आ गया, रेडियो आ गया, टेलीविज़न आ गया, जैसे उद्योगों का वर्ग में रखा जाता है। अब छोटे पैमाने का उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। तो ग्रामीण लघु घरेलू उद्योग, जैसे घरेलू वगैरह उद्योग जो होता है वो सब आ जाता है इसमें, ग्रामीण लघु उद्योग होता है वो सब आ जाता है। छोटे पैमाने का उद्योग है जो परिवारों के सदस्यों तक ही सीमित रहता है, मतलब ये जो उद्योग किया जाता है सिर्फ परिवारों के सदस्यों तक ही सीमित रहता है, इसमें से कोई अलग से आदमी नहीं आता है करने के लिए। इसमें परिवार का सदस्य मिलकर सरल विधियों से वस्तु निर्माण करते हैं। सरल विधि से मतलब साधारण एक विधि से वस्तु का निर्माण करते हैं, इसमें पूंजी भी बहुत कम लगता है और उसको फिर लोग बेच देते हैं। आभूषण का निर्माण तथा हस्तशिल्प उद्योग करने के अच्छे उदाहरण है। अब इसमें 2 उदाहरण दिया हुआ है। सबसे पहला दिया हुआ है आभूषण। आभूषण मतलब क्या होता है कि छोटा मोटा लोग क्या करते हैं, अपने से कुछ कुछ बना कर लोग बेचते हैं, खिलौना वगैरह हो गया, जो क्या बोलते हैं गहने वगैरह हो गया, वो सब क्या करते हैं अपने से बना कर लोग बेचते हैं। हस्तशिल्प मतलब होता है कि अपने हाथों से, ठीक है, मतलब अपने हाथों से जो काम करने वाला होता है उसका काम करके उसको फिर बेच देते हैं लोग, ये सब छोटा मोटा उद्योग हो गया। अब दूसरा पढ़ेंगे कच्चे माल के आधार पर। पहला पढ़े थे हम लोग लेबर के आधार पे उद्योग को 3 भागों में बांटा गया था। अब कच्चे माल के आधार पे उद्योगों को 2 भागों में बांटा गया है। कच्चे माल के आधार पे उद्योगों को, एक भारी उद्योग होगा, दूसरा हल्के उद्योग। भारी उद्योग का मतलब होता है कि उसमें कच्चा माल का जो वजन रहेगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में भारी रहेगा, ठीक है, जिसमें विभिन्न निर्मित वस्तुओं भी भारी रहेगी, जो बनाएंगे वस्तु वो भी क्या होगा, भारी होगा। जैसे लोहा एवं इस्पात का उद्योग इसका अच्छा उदाहरण है। अब जो लोहा वगैरह बनाने के लिए, अब इसका जो हम लोग कच्चे माल आता है लोहा और इस्पात का, तो क्या होता है बहुत भारी मात्रा में रहता है, भारी वजन रहता है, और उसको बनाने के बाद लोहा कोई भी चीज़ मशीन वगैरह बनता है वो भी क्या होता है वजन में भारी होता है। तो ये भारी उद्योग बोलेंगे इसको। हल्के उद्योग किसको बोलेंगे, जिसमें कच्चे माल क्या हो, हल्का हो, उसमें वजन ज़्यादा नहीं हो। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो भी मोबाइल वगैरह बनता है वो क्या होता है वजन में बहुत हौला होता है, ठीक है, उसका कच्चा माल भी क्या होता है हौला होता है, इसलिए हम लोग इसको हल्के उद्योग के श्रेणी में रखते हैं। सिलाई मशीन का उद्योग भी क्या आता है, हल्के उद्योग में ही आता है, ठीक है। तो कच्चे माल के आधार पर भी 2 प्रकार का उद्योग होता है, भारी उद्योग और हल्के उद्योग। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, लेबर के आधार पर 3 प्रकार का पढ़े थे, अब कच्चे माल के आधार पर 2 प्रकार का, अब लास्ट में पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर उद्योग, ठीक है। तो स्वामित्व के आधार पर भी 2 प्रकार का उद्योग होता है। स्वामित्व मतलब क्या, ऑनरशिप, ठीक है, ऑनरशिप मतलब क्या, मालिक के आधार पे, जिसका मालिकाना हक होता है। सबसे पहले इसमें है सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक मतलब क्या होता है, सार्वजनिक मतलब पब्लिक, पब्लिक के लिए, ठीक है, मतलब पब्लिक जानते हैं कि इंग्लिश में पब्लिक मतलब क्या होता है, उसी को हम लोग सार्वजनिक बोलते हैं सर। तो पब्लिक उद्योग, इसमें भारी तथा आधारभूत उद्योग
सम्मिलित रहता है। इसमें क्या भारी और आधारभूत मतलब बेसिक उद्योग जो भी होता है इसमें आ जाता है, ठीक है। इसका संचालन सरकार स्वयं करती है। ये कौन चलाता है? तो सरकार के द्वारा चलाया जाता है, इसलिए हम लोग इसको सार्वजनिक उद्योग बोलते हैं। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला लोहा का इस्पात केंद्र सार्वजनिक उद्योग है। मतलब ये जो सरकार द्वारा चलाया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं सार्वजनिक उद्योग। क्या आप जानते हैं भेल मतलब भारत वैसी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड? भेल का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत वैली इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और सेल का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सार्वजनिक उद्यम है। अब है संयुक्त तथा सहकारी सहयोग। अब संयुक्त और सहकारी सहयोग का मतलब, संयुक्त मतलब ज्वाइंट, ठीक है, और सहकारी मतलब क्या? मिलकर काम करने वाला। इसमें क्या होगा कि मतलब दोनों तरफ से रहता है, गवर्नमेंट की तरफ से भी रहता है, इसमें पब्लिक वाला भी रहता है, ठीक है। इसमें दोनों आ जाता है। सार्वजनिक मतलब ये पब्लिक हो गया, ठीक है, और इसमें दोनों आ जाता है। संयुक्त मतलब क्या? ज्वाइंट, इसमें दोनों रहेगा। जब उद्योगों में दो या दो से अधिक व्यक्तियों की सहकारी समितियों का योगदान हो, ठीक है। जब उद्योगों में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या सहकारी समितियों, ठीक है, सहकारी समितियों का, जब सहकारी समितियों का योगदान हो तो संयुक्त या सहकारी उद्योग कहा जाता है। इसमें क्या बनाया जाता है? तो कुछ नाम है, वाइल, ठीक है, ओवल इंडियन लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद है महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, अमूल इसका उत्तम उदाहरण है, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर भी दो प्रकार के हम लोग पढ़ चुके उद्योग के बारे में। अब कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, तो कच्चे माल के स्रोत के आधार पर सबसे पहला क्या है? कृषि आधारित उद्योग। सबसे पहला इसमें कृषि आधारित उद्योग, कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। तो कृषि आधारित, तो कृषि में क्या क्या जाता है? सूती वस्त्र, ये सब क्या होता है? कृषि के द्वारा प्राप्त होता है। जूट, रेशमी, ऊनी वस्त्र, खाद्य तेल, कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित उद्योग है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सूती वस्त्र उद्योग। अब सूती वस्त्र उद्योग के बारे में जानेंगे, कब स्थापना हुआ था सबसे पहले, कहाँ कहाँ पे सूती वस्त्र इंडिया में है, इंडिया कितने नंबर पर सूती वस्त्र में है वर्ल्ड से कंपेयर करेंगे, तो इस सब के बारे में हम लोग को जानना रहता है। तो सूती वस्त्र का उद्योग, तो सूती वस्त्र बनाने में भारत एकाधिकार बहुत प्राचीन काल से चलते आ रहा है। मतलब बहुत पुराने काल से सूती वस्त्र भारत बना रहा है। परंतु आधुनिक पहली सूती मिल कब स्थापित हुआ था? तो 1818 ईस्वी में। तो यही सब याद रखने वाला चीज़ है। सूती वस्त्र सबसे पहले कब स्थापित हुआ था? तो 1818 ईस्वी में। कहाँ पे? तो कोलकाता में। कोलकाता के कहाँ पे? तो निकट फोर्ट ग्लेस्टर, ठीक है, इसके पास। अब दूसरा है, लेकिन यह मिल क्या हुआ? कुछ समय के बाद क्या हो गया? यह बंद हो गया। इसीलिए वास्तव में पहला सफल मिल हम लोग कब बोलेंगे? तो मुंबई में शुरू हुआ था। कब? 1854 ईस्वी में, ठीक है। काबस जी नाना भाई डाबर ने लगाई थी। कौन लगाया था? तो काबस जी नाना भाई डाबर ने लगाया था इसको। कब? 1854 ईस्वी में, मुंबई में। जो 1818 ईस्वी में लगा था कोलकाता में, वो क्या हो गया था? कुछ समय के बाद बंद हो गया था। इसलिए पहला हम लोग इसको बोलेंगे सूती वस्त्र का उद्योग। भारत में आधुनिक वस्त्र उद्योग का विकास होने लगा धीरे धीरे। अब हम लोग पढ़ते हैं सूती वस्त्र उद्योग आज भारत का सबसे विशाल उद्योग है। सबसे विशाल मतलब सबसे बड़ा उद्योग है। यह कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। और कृषि के बात करें, कृषि के बाद, तो ये जो सूती वस्त्र उद्योग है ये 2 नंबर पे आता है रोजगार देने में, ठीक है। जिसमें विभिन्न उद्योगों में लगे श्रम मतलब क्या? लेबर का लगभग 20% से अधिक पाया जाता है। और जितना भी उद्योग में लेबर वगैरह काम करता है इसी में 20% सूती वस्त्र उद्योग में ही लोग काम करते हैं। मान लो कि हमारे पास 100 लेबर है, तो 100 लेबर में से 20 लेबर सिर्फ सूती वस्त्र उद्योग में ही काम करते हैं। कहने का मतलब ये है। वर्तमान में आधुनिक उत्पादन में इसका स्थान 14वें स्थान है। वर्तमान में अगर बात करेंगे तो ये कितना स्थान पे है? तो उत्पादन में तो 14वें स्थान पे। और सकल घरेलू उत्पादन,
अब सकल घरेलू उत्पादन मतलब क्या होता है? जीडीपी। जीडीपी सकल घरेलू उत्पादन, जीडीपी, इसको हम लोग इकोनॉमिक में पढ़ना है, अर्थशास्त्र में पढ़ना है। तो जीडीपी होता क्या है ना, इंडिया का टोटल इनकम बताया जाता है कि इंडिया में टोटल इनकम कितना कमाया जाता है। तो कौन कौन सा क्षेत्र से इंडिया का इनकम कमाया जाता है उसके बारे में बताया जाता है। तो उद्योग के क्षेत्र से हम लोग अगर उद्योग का उत्पादन के क्षेत्र से देखेंगे तो 14% कहाँ से आता है? 14% सूती वस्त्र उद्योग से किसमें? सकल घरेलू उत्पादन में योगदान रहता है, ठीक है। 4% है, 14%, सॉरी 14% इसका उत्पादन होता है। वर्तमान में सकल घरेलू उत्पादन में कितना? 4% का योगदान है, ठीक है। एवं विदेश आय में कितना? 17% का योगदान है विदेश आय में, विदेश से पैसा कमाने में। मतलब क्या होता है कि जब भी सूती वस्त्र बनता है तो इसको हम लोग निर्यात करते हैं, मतलब दूसरे कंट्री में ले जाकर बेचते हैं। तो दूसरे कंट्री से जो पैसा आता है वो कितना प्रतिशत आता है? तो 17% आता है, ठीक है। 2017, 2005, 2006 और 2007 में लगभग 1600 सूती वस्त्र कृत्रिम वस्त्र बनाने वाली मिले हैं। कितना? 1600 सूती और कृत्रिम वस्त्र बनाने वाले। कृत्रिम मतलब क्या? अपने से बनाने वाला, ये प्राकृतिक नहीं है, जो खुद से बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कृत्रिम। अब 80% मिले निजी क्षेत्र में। 80% मिले कहाँ पे है? तो निजी क्षेत्र में। निजी मतलब क्या? प्राइवेट क्षेत्र में, ठीक है। उसमें प्राइवेट लोग चलाते हैं, ठीक है। अगर 20% की बात करेंगे तो गवर्नमेंट के लोग चलाते हैं। शेष सार्वजनिक, सार्वजनिक लिखा हुआ पब्लिक एवं सहकारी क्षेत्रों में है। आज देश में 53% सूती वस्त्र विकेंद्रीकृत क्षेत्र में तैयार किया जाता है। विकेंद्रीकृत मतलब क्या होता है कि डिसेंट्रलाइज, मतलब क्या होता है कि पहले सेंटर के पास था लेकिन वो फिर से प्राइवेटाइज कर दिया जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं। अर्थात मिलों के अलावा कपड़ा विभिन्न केंद्रों पर तैयार किया जाता है। मिलों के अलावा कपड़ा और विभिन्न केंद्रों पर भी तैयार किया जाता है। प्रारंभ वर्षों में सूती वस्त्र का उद्योग अधिकांश मिले कहाँ था? महाराष्ट्र और गुजरात में स्थापित किया गया था। सूती वस्त्र अधिकांश कहाँ पे? तो महाराष्ट्र और गुजरात में स्थापित किया गया था। कपास बाजार परिवहन और आर्द्र जलवायु में उपलब्धता ने इन राज्यों के सूती मिलों का स्थापित करने में विशेष योगदान दिया है। अगर महाराष्ट्र और गुजरात का बात करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा योगदान दिया गया है सूती वस्त्र का उद्योग लगाने में। परंतु आज के देश अधिकांश मिलें महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में केंद्रित है। मतलब ये सब राज्यों में केंद्रित है। महाराष्ट्र में मुंबई, सोलापुर, पुणे, मतलब महाराष्ट्र का जगह का नाम दे रहा है। कहाँ पर? मुंबई, सोलापुर, पुणे, वर्धा, नागपुर, औरंगाबाद और जलगांव सूती वस्त्र का उद्योग केंद्र है, ठीक है। गुजरात में कहाँ था? अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, पोरबंदर प्रमुख सूती वस्त्र का उद्योग केंद्र है। अब यहाँ पर देख लेते हैं पश्चिम बंगाल में कहाँ पे था। पश्चिम बंगाल में हावड़ा, मुर्शिदाबाद, हुगली, श्री रामपुर प्रमुख केंद्र है। उत्तर प्रदेश में बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में के राज्य में कानपुर, मुरादाबाद, आगरा, मोदीनगर प्रमुख केंद्र है। ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, देवास मध्य प्रदेश के प्रमुख सूती वस्त्र का उद्योग केंद्र है। कंप्यूटर, चेन्नई, मदुरई तमिलनाडु महत्वपूर्ण केंद्र है। विस्तृत बाजार परिवहन केंद्र, बैंक तथा विद्युत सुविधाओं ने देश की सूती वस्त्र का उद्योग विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। तो किसका वजह से हम लोग कोई भी चीज़ को हम लोग डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर उद्योग होना चाहिए? तो वहाँ का बाजार देखकर, वहाँ का मार्केट कैसा है, परिवहन सुविधा है कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ सामान वहाँ भेजने का सुविधा है कि नहीं, बैंक वगैरह आस पास में है कि नहीं, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे पाया जाता है कि नहीं, इस सब देख कर हम लोग कोई भी विद्युत मतलब कोई भी उद्योग लगाते हैं ना। संपूर्ण भारत में सूती वस्त्र के बाजार एवं कच्चे माल वजन हास उद्योग न होने के कारण भी उद्योग के राष्ट्र व्यापारी
विकेंद्रीकरण हुआ है। मतलब हुआ क्या है कि डिसेंट्रलाइज होने का कारण क्या है, सूती वस्त्र के बाजार, कच्चे माल, वजन ह्रास, मतलब ये सब कच्चे माल नहीं होने के कारण, बाजार नहीं होने के कारण इसका राष्ट्रव्यापी केंद्रीकरण किया गया है, विकेंद्रीकरण। अब यहाँ पर दिया हुआ है भारत वस्त्र का उद्योग कहाँ पे है, तो वस्त्र का उद्योग यहाँ पर दिखाया गया है, जो रेड लाइन से सब दिखाया गया, तो ये सब वस्त्र का उद्योग यहाँ पे पाया जाता है इस जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ आज सूती वस्त्र उद्योग कई समस्याओं से ग्रसित है। इनमें उत्तम किस्म का कपास की कमी है। अभी यहाँ पे ग्रसित मतलब क्या, समस्या बहुत सारा उत्पन्न हो गया है सूती वस्त्र के उद्योग के लिए। क्यों, तो कपास की कमी, कपास का कमी हो गया है तो सूती वस्त्र कैसे बनेगा, कपास नहीं होता। कम उत्पादन देने वाले परंपरागत मशीन की प्रधानता, मतलब जो परंपरागत मशीन है वो क्या कर रहा है, कम उत्पादन दे रहा है, जिसकी वजह से उद्योगों खराब होते जा रहा है। अनियमित विद्युत, मतलब विद्युत जितना मिलना चाहिए नियम से नहीं मिल रहा है। आपूर्ति निम्न उत्पादकता का कृत्रिम रेशे, अब क्या हुआ, कृत्रिम रेशे भी आ गया, इसीलिए सूती वस्त्र उद्योग कम होते जा रहा है। मतलब कृत्रिम रेशे मतलब अपने से बनावटी रेशे, ठीक है। निर्मित वस्त्रों के साथ कड़ी स्पर्धा शामिल है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, कंपटीशन बहुत सारा हो रहा है, इसी वजह से हम लोग सूती वस्त्र का निर्माण बहुत कम हो गया है। कंपटीशन मतलब कि अलग अलग प्रकार के रेशे आना शुरू हो गया है इसकी वजह से। अभी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। देश में पहला वस्त्र पार्क मिले सिलाए वस्त्र के निर्यात संबंध के लिए एक वस्त्र पार्क की स्थापना तमिलनाडु में निरुपुर में पलायम गांव में किया गया था। तो यहाँ पर एक मतलब सूती वस्त्र पार्क बनाया हुआ था, ठीक है, और कहाँ पे था, तथा तमिलनाडु में, तो उसको याद रखना है। बात है भारत से सूती कपड़ों का निर्यात। अब देखो निर्यात मतलब होता है दूसरे कंट्री में भेजना। भारत से सूती कपड़ों का निर्यात मुख्यतः सिले सिलाए कपड़ों के रूप में ही होता है। मतलब सिले सिलाए कपड़ा मतलब सिया हुआ रहता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कपड़ा भेजा जाता है। सिया सिलाए कपड़ा मतलब पहले से ही तैयार रहता है कपड़ा। संयुक्त राज्य अमेरिका, कहाँ पर निर्यात किया जाता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, फ्रांस, यूरोप के पूर्वी देशों, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और अफ्रीका के देश में सूती वस्त्र के मुख्य आयात देश है। मतलब ये सब सूती वस्त्र का आयात देश है, मतलब ये लोग लेता है किससे, भारत से। भारत जापान को भी सूती वस्त्र निर्यात करता है, किसको, जापान को भी भेजता है। वर्ष 2006 से 2007 में 36.1 करोड़ वर्ग मीटर कपड़ा भारत में तैयार किया गया था। कब, 2006 से 7 में। अब आते हैं जूट या पटसन उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। सूती वस्त्र के बाद जूट उद्योग भारत का दूसरा महत्वपूर्ण वस्त्र उद्योग है। किसका दूसरा महत्वपूर्ण, पहला महत्वपूर्ण कौन था, सूती वस्त्र, ठीक है। अब दूसरा क्या है, जूट। कच्चे जूट और जूट से बने सामान उत्पादन में भारत संसार में पहला स्थान है। तो अगर कच्चे जूट का बात करेंगे जिससे उत्पादन होता है भारत में, वो संसार में भारत का पहला स्थान है, ठीक है। जूट के सामान के निर्यात में भारत का बांग्लादेश के बाद संसार में, देखो उत्पादन के बात करेंगे तो संसार में सबसे ज़्यादा कहाँ पे उत्पादन होता है, तो भारत में, किसका, जूट का। लेकिन निर्यात का बात करेंगे तो भारत का दूसरा स्थान है। निर्यात मतलब क्या, दूसरे देशों में भेजे जाना। तो अगर बात करेंगे सबसे ज़्यादा दूसरे देशों में कौन देश से जाता है, तो बांग्लादेश से दूसरे पहला नंबर पे। दूसरा नंबर पे भारत से दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है, ठीक है। भारत में जूट के 77 कारखाने हैं। कितना, 77 कारखाने हैं। कब, 2006 से 2007 में।
इनमें 69 मिल है पश्चिम बंगाल में। 69 इनमें से कहाँ पे है? सिर्फ पश्चिम बंगाल में 69 मिल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में 80% से अधिक जूट के सामानों का उत्पादन होता है, इसलिए मिल ज़्यादा है पश्चिम बंगाल में, इसलिए वहाँ पर 80% से ज़्यादा जूट का सामानों का उत्पादन होता है, वहाँ पर मिलता है। आंध्र प्रदेश में कितना है? 10% जूट का सामान तैयार किए जाते हैं। आंध्र प्रदेश का बात करेंगे तो वहाँ 10%। शेष जूट का सामान बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम और त्रिपुरा में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल में अधिकांश मिलें हुगली नदी के किनारे पर है। कहाँ पे? हुगली नदी के किनारे पर है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में एक हुगली नदी है, उसी के किनारे पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर एक संकरी मेखला में स्थित है। एक संकरी मेखला है, वहाँ पर स्थित है। यहाँ मिलों की संकेंद्रित होने के निम्न कारण है। मतलब यहाँ पर क्यों बना है, उसका कारण ये है कि जूट उत्पादन के क्षेत्रों में निकटता, सस्ते जल का परिवहन, कच्चे जूट के संसाधित रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता इत्यादि। अब देखो वहाँ पे इतना क्यों, वहाँ पे उद्योग ज़्यादा है किसका? हम लोग बात कर रहे हैं जूट का। तो इसका कारण क्या है कि वहाँ पर आसानी से पानी मिल पाता है, परिवहन का रास्ता है, मतलब सस्ते जल परिवहन का भी रास्ता है। जल के थ्रू क्या करते हैं? परिवहन, मतलब एक जगह दूसरी जगह लेके चले जाते हैं। ठीक है, कच्चे जूट का संसाधन वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर ज़्यादा उगाया जाता है कच्चे जूट। अब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध जल मिल जाता है, विद्युत भी वहाँ पर आसानी से मिल पाता है, इस सब कारणों से। और अतिरिक्त सस्ते श्रमिकों मतलब होता है कि लेबर, सस्ते लेबर भी मिल जाते हैं वहाँ पे वेस्ट बंगाल में। तो ये सब सुविधा की वजह से वहाँ पे ज़्यादा मिल पाए जाते हैं। बैंक, बीमा सुविधा भी आसानी से वहाँ पे मिल जाता है, बैंक से बीमा वगैरह आसानी से मिल जाता है। निर्यात के लिए बंदरगाह सुविधा भी है। निर्यात करने, बंदरगाह सुविधा मतलब क्या? जो समुद्र के किनारे की जगह रहता है, इसको हम लोग बंदरगाह बोलते हैं। तो यहाँ से आसानी से निर्यात कर सकते थे। निर्यात की सुविधा होने के कारण भी वहाँ पे ज़्यादा संकेंद्रित किया गया है उद्योग। जूट उद्योग ज़्यादा वहाँ पे मिलता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। आज ये उद्योग लगभग कितना 2.61 लाख लोगों को प्रत्यक्षण के रूप में रोजगार मुहैया कराता है। इतना लोगों को 2.61 लाख लोगों को क्या कराता है? रोजगार देता है ये उद्योग। वर्ष 2006 और 2007 में कच्चे जूट का उत्पादन कितना था? 80 लाख गांठे। ठीक है, मतलब प्रति गांठे बराबर कितना होता है? 180 किलोग्राम। मतलब 80 लाख गांठे का उत्पादन होता था 2006 से 2007 में कच्चे जूट का। हुगली प्रदेश में जूट की वस्त्र का उद्योग संकेंद्र देखो यहाँ पर हुगली प्रदेश, मतलब हुगली प्रदेश है, मतलब ये नदी के किनारे है। देखो ये सब नदी के किनारे बसा हुआ है, कितना सारा जूट का उद्योग है, हम लोग देख सकते हैं। गोल गोल जो दिखा रहा है बहुत सारा है हुगली नदी के किनारे। हम यहाँ पर लिखा हुआ है स्वतंत्रता से पहले और बाद में भी भारत में जूट का उद्योग निर्यात के द्वारा अच्छी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। मतलब ठीक है, मुद्रा मतलब क्या होता है? मतलब वहाँ का पैसा, विदेशों का पैसा अर्जित करते हैं हम लोग निर्यात करके। बहुत सारा जूट का उद्योग से कपड़े का निर्यात करके हम लोग वहाँ दूसरे देशों का हम लोग मुद्रा मतलब यहाँ पर लाते हैं, वहाँ का पैसा अपने देशों में लाते हैं। इस समय जूट उद्योग कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। आज का अगर बात करेंगे तो कई चुनौतियों का सामना कर रहा है जूट का उद्योग। उचित उत्पादन लागत, ठीक है, अब उत्पादन करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम धागों से तैयार सामान, देखो अंतर्राष्ट्रीय बात करते हैं तभी भी तो हम लोग दूसरे कंट्री के हिसाब से बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब दूसरे कंट्री के बाजारों का बात करते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ है? कृत्रिम धागों का आजकल बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, उपयोग हो रहा है, जिसकी वजह से इस मतलब अगर इसका बात करेंगे जूट का, इसलिए इसका मांग कम हो गया है। और बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, मिस्र और थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल है।
मतलब वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा स्पर्धा शामिल है। इसका मतलब क्या है कि मतलब अलग अलग देशों से हम लोग अगर कंपेयर करेंगे तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने लगा है। दूसरे दूसरे जो देश भी इसका निर्यात करता है, इसीलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इस क्षेत्र में। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, अरब देश, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया भारतीय जूट उत्पादनों का प्रमुख ग्राहक है। भारतीय जूट उत्पादनों का प्रमुख ग्राहक है, मतलब यहाँ के लोग खरीदते हैं, ये सब देश के लोग। अब आते हैं ऊनी वस्त्र उद्योग। अभी तक हम लोग जूट के बारे में पढ़े थे, अब हम लोग ऊनी वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। यह देश के सबसे पुराना वस्त्र उद्योगों में से है। सबसे पुराना मतलब सबसे पहले यही उद्योग आया था। ऊनी वस्त्र उद्योग संकेंद्र कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है? तो पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान राज्यों में है। धीरावाल, धुलियाना, लुधियाना और अमृतसर पंजाब में प्रमुख केंद्र है। प्रमुख केंद्र कहाँ पे? धारीवाल, लुधियाना, अमृतसर पंजाब में प्रमुख केंद्र है। महाराष्ट्र में मुंबई इसका सबसे बड़ा केंद्र है। महाराष्ट्र का अगर बात करें तो महाराष्ट्र में ही मुंबई आता है, जो इसका सबसे बड़ा केंद्र है। अब बीकानेर और जयपुर का बात करेंगे, राजस्थान में ऊनी वस्त्र उद्योग में महत्वपूर्ण केंद्र है। बीकानेर और जयपुर में, जो कि राजस्थान में ऊनी वस्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र है। जम्मू और कश्मीर तथा श्रीनगर तथा कर्नाटक में, बंगलौर में भी देश के ऊनी वस्त्र का उद्योग महत्वपूर्ण केंद्र है। तो ये सब राज्य है जहाँ पे ऊनी वस्त्र मिलता है। ऊनी वस्त्र मतलब बनाया जाता है। वस्त्र एवं पोशाक उत्पादक इकाइयाँ मुख्यतः कहाँ पे है? पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु में स्थित है। भारतीय ऊन का सामान संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, यूरोप के देशों में निर्यात किया जाता है। कहाँ कहाँ भेजा जाता है भारत से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, रूस में, यूनाइटेड किंगडम में, कनाडा में, यूरोप में यहाँ से निर्यात किया जाता है। देश के ऊनी वस्त्र का उद्योग के सामने कच्चे ऊन की अतिरिक्त बाजार की कमी और उत्पादन की निम्न गुणवत्ता प्रमुख समस्या है। अब देखो हुआ क्या है कि कौन कौन समस्या आ गया ऊनी वस्त्र के उद्योग में? तो सामने कच्चे ऊन की आंतरिक बाजार में कमी, मतलब जितना कच्चा ऊन मिलना चाहिए था उतना कच्चा ऊन का नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से ऊनी वस्त्र उद्योग में कमी आ गया है, ठीक है। और बाजार में कमी, उत्पादों की निम्न गुणवत्ता, मतलब गुणवत्ता का बात करेंगे तो गुणवत्ता भी उतना अच्छा नहीं है। ये सब क्या है? एक समस्या आ गया है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंस कुछ पॉइंट दिया हुआ देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं पश्मीना ऊन एक विशेष, क्या नाम है? पश्मीना ऊन एक विशेष नस्ल का बकरियों के बालों से तैयार किया जाता है। ऊन वगैरह हम लोग को पता है भेड़ और बकरियों के बालों से तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर विशेष नस्ल के बकरियों से तैयार किया जाता है, उसके बाल से, जो बहुत ही नरम और मुलायम होता है और अति गर्मी प्रदान करता है, मतलब बहुत ज़्यादा उससे गर्मी महसूस होता है इस ऊन से। इसलिए ऊन के कपड़े से कंबल वगैरह बनाया जाता है कि हम लोग ठंडे के दिन में ओढ़ने का काम आता है, जो गर्मी महसूस कराता है। ये बकरियां कश्मीर की उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में गुर्जरों द्वारा पाली जाती है। किसके द्वारा? तो गुर्जरों के द्वारा पाई जाती है। तो ये कौन सा ऊन है? पश्मीना ऊन, इसको नाम याद रखना है। उन समस्याओं के बावजूद भी आज भारत विश्व के ऊन की 7वां सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर पूरा वर्ल्ड में बात करेंगे तो भारत क्या है? 7वां स्थान पे ऊन के उत्पादक में, न कि निर्यात में। उत्पादक में 7वां स्थान पे, और विश्व के कुल उत्पादक का कितना? 1.8% योगदान है। अगर 100 का बात करेंगे तो 100 में से 1.8% कुल उत्पादन भारत में होता है, ठीक है। 2005 से 2006 में 5500 मिलियन किलोग्राम ऊन का उत्पादन भारत में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर ज्ञान बढ़ाए। अंगूरा का ऊन खरगोश के रोए से प्राप्त किया जाता है। अब अंगूरा का ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? तो खरगोश के रोए से प्राप्त किया जाता है। अब पढ़ेंगे रेशमी वस्त्र।
तो रेशमी वस्त्र क्या है? भारत प्रारंभ से ही रेशम से बनी वस्तुओं को उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, इसका उत्पादन में विश्व में प्रसिद्ध रहा है भारत रेशमी वस्त्र का उत्पादन में। देश में 4 प्रकार के रेशमी मलबरी 4 प्रकार के मिलता है रेशम। कौन कौन सा? तो मलबरी, तसर, इरी और मूंगा पैदा की जाती है। भारत में रेशम की लगभग 90 मिलें है। कितना? 90 मिल है किसका? रेशम का। इसके अतिरिक्त कई छोटे और मध्य इकाइयाँ भी रेशमी कपड़ा उत्पादन करती है। मतलब छोटा मोटा भी मिल है, लेकिन उसका गिनती नहीं किया जाता है, उत्पादन करने में लगी है। ठीक है, भारत लगभग 8.5 लाख किलोग्राम रेशम की धागा तैयार करता है। कितना? 8.5 लाख किलोग्राम रेशम की धागा तैयार करता है। 90% से अधिक रेशम कहाँ पे उत्पादन होता है? तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। 90% से अधिक रेशम कहाँ पे उत्पादन होता है? तो कौन कौन सा राज्य में? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर राज्यों में उत्पादन होता है। कर्नाटक में कहाँ कहाँ पे? तो कर्नाटक में बेंगलोर, कोलार, मैसूर, बेलगांव रेशम में प्रमुख उत्पादक केंद्र है। पश्चिम बंगाल में अगर बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में कहाँ कहाँ पे? तो मुर्शिदाबाद, बांकुड़ा तथा जम्मू और कश्मीर में अनंतनाग, बारामूला तथा श्रीनगर रेशमी वस्त्र तैयार करने में प्रमुख केंद्र हैं। भारतीय रेशम की मांग कहाँ कहाँ पे होता है? यूरोप और एशिया के देशों में मुख्य अधिक है। कहाँ पे भारतीय रेशम का मांग होता है? तो यूरोप में। ठीक है, और एशिया में। एशिया हम लोग का द्वीप समूह मतलब है, तो यूरोप और एशिया में बहुत अधिक मांग होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड, और भी जगह दिया हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, सऊदी अरब, कुवैत, सिंगापुर रेशमी कपड़ों के प्रमुख आयात देश है। ये सब आयात करते हैं, मतलब दूसरे देशों से मंगाते हैं। भारतीय मतलब हमारे देश से वहाँ पे जाता है। भारतीय रेशम उद्योग की चीन, थाईलैंड, इटली के साथ कड़ी स्पर्धा है। तो मतलब क्या है कि ये सब अगर भारत जैसे के उद्योग के बारे में बात करें, चीन, थाईलैंड, इटली, ये सब क्या है? कंट्री कंपटीशन है भारत के साथ। मतलब ये लोग भी कंट्री बहुत देश में निर्यात करता है, इसीलिए भारत के साथ ये सब देश का कंपटीशन है। अब हम लोग जानेंगे कृत्रिम वस्त्र के बारे में। कृत्रिम वस्त्र उद्योग में कृत्रिम धागे का प्रयोग किया जाता है। अब कृत्रिम मतलब क्या? बनावटी, जो अपने से बनाया जाता है। कैसा धागे का उपयोग किया जाता है? तो कृत्रिम धागे का उपयोग। इन वस्त्रों में हमारे वस्त्र उद्योग में महत्वपूर्ण स्थान है। ये मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं। ये क्या होता है? जो कृत्रिम वस्त्र बनाया जाता है, ये क्या होता है? मजबूत और टिकाऊ होता है। पुनः रंगने और बुनने में भी आसानी होता है। इसको रंगने और बुनाई करने में भी आसानी होता है, जिससे वस्त्र उद्योग में एक क्रांति पैदा होता है। मतलब एक रेवोल्यूशन पैदा होता है, एक चेंजिंग आया हुआ है। ठीक है, मानव निर्मित रेशों में रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से। अब ये बनाया कैसे जाता है? तो रासायनिक प्रक्रिया से कुछ चीज़ों को मिलाकर कृत्रिम रेशे बनाया जाता है। अब क्या क्या उसमें मिलाया जाता है? रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से लुगदी, कोयला तथा पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं। ये सबसे प्राप्त किया जाता है। वास्तव में अधिक गुणवत्ता के लिए मतलब ज़्यादा गुण हो, इसमें ज़्यादा गुण का मतलब क्या होता है? उसका गुण कुछ ज़्यादा हो। ज़्यादा गुण वाले प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? प्राकृतिक रेशों में जैसे कपास, रेशम, ऊन के साथ मिला दिया जाता है। अब 3 प्रकार के रेशों को मिलाकर क्या किया जाता है? कृत्रिम वस्त्र बना लिया जाता है, कृत्रिम रेशे बना लिया जाता है। कृत्रिम रेशे से क्या बनता है? कृत्रिम वस्त्र बनता है। इस उद्योग में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों अधिक विस्तार हुआ है। मतलब ये सब राज्यों में ज़्यादा बन रहा है। मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, अमृतसर, ग्वालियर, कोलकाता कृत्रिम वस्त्र का उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण ये सब जगह पर केंद्र है कृत्रिम वस्त्र का। अब आते हैं चीनी उद्योग के बारे में।
तो चीनी उद्योग, तो चीनी के बारे में हम लोग पता है कि ये भी क्या है, चीनी का उद्योग होता है, वहाँ पे बनता है। भारत संसार में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे ज़्यादा उत्पादक गन्ना का कहाँ होता है? भारत में ही होता है। गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ पे बनता है? तो भारत में। गुड़, खंडसारी, खंडसारी को मिलाकर क्या किया जाता है? चीनी का उत्पादन भी किया जाता है। सिर्फ गन्ने से ही नहीं, गुड़ और खंडसारी को भी मिलाकर चीनी का उत्पादन किया जाता है। इसका भी पहला स्थान है। वर्तमान समय में यह उद्योग कितना 4 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्षण के रूप से 4 लाख से अधिक प्रत्यक्षण, जाहिर मतलब अगर देखा जाए 4 लाख से अधिक लोग मतलब दिखाकर इस काम को कर रहे थे, और बड़ी संख्या में किसानों को अप्रत्यक्षण के रूप में रोजगार प्रदान करते थे। ठीक है, तो अप्रत्यक्षण के रूप में भी रोजगार प्रदान किया जाता था। कच्चे माल मौसमी होने के कारण चीनी उद्योग को एक मौसमी उद्योग भी बोलते हैं। मतलब हर एक मौसम में ऐसा नहीं होता कि कच्चे जो माल होता है, जो गन्ने होते हैं, वो हमेशा नहीं मिलता है, एक मौसम में ही मिलता है। तो इसीलिए इस उद्योग का नाम क्या कहते हैं? मौसमी उद्योग बोलते हैं। आधुनिक आधार पर इस उद्योग का विकास कब हुआ था? 1903 में प्रारंभ किया गया था, जब बिहार के सारण जिले में मढ़ौरा में एक चीनी मिल था। कहाँ पे? मढ़ौरा, हम लोग का जो सारण जिला है, वहाँ पे एक चीनी मिल की स्थापना की गई थी। हम जानते हैं कि चीनी का उद्योग गन्ने पर निर्भर करती है। चीनी का उद्योग किस पर निर्भर करती है? गन्ने पर। जितना गन्ना मिलेगा उतना हम लोग उद्योग करेंगे, मतलब उतना हम लोग चीनी बनाएंगे। चीनी गन्ना काटने के बाद वजन में घटने वाली, शीघ्र खराब होने वाला होता है। अब गन्ना काट कर अगर छोड़ देंगे तो क्या हो जाता है? तुरंत ज़्यादा टाइम तक अच्छा नहीं जाता, ज़्यादा कुछ टाइम के बाद खराब होना शुरू हो जाता है। गन्ने की इतनी विशेषताओं को ध्यान में रखकर चीनी मिलें गन्ना के उत्पादन क्षेत्रों में स्थापित की जाती। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गन्ना क्या होता है, कटने के बाद तुरंत खराब हो जाता है, इसीलिए जहाँ पे गन्ना का उत्पादन होता है वहीं के उसी आसपास चीनी मिल बैठाया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2008 में देश में चालू चीनी मिलों की संख्या कितना था? 615 थी, जिसमें सिर्फ महाराष्ट्र में कितना था? 134 था। टोटल अगर बात करेंगे 2008 में तो 615 था, उसमें से महाराष्ट्र में 134 से अधिक मिल थे, 134 से अधिक मिल। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश राज्यों में फैली हुई थी। बहुत सारे राज्यों में था, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे था? तो महाराष्ट्र में था। पिछले कुछ वर्षों से इन उद्योगों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। कहाँ पे? पश्चिमी और दक्षिणी और पश्चिमी। अब भारत का नक्शा देखेंगे, मैप देखेंगे, तो उसमें पता चलेगा दक्षिणी किस साइड है और पश्चिमी किस साइड। उस सब राज्यों में क्या हुआ? विशेष प्रकार से बढ़ोतरी हुआ है, उसमें महाराष्ट्र भी शामिल है। इसका मुख्य कारण यहाँ के गन्ने से अधिक शर्करा, मतलब अधिक मिठास निकलता है। वहाँ का गन्ना जो उगाया जाता है, उत्पादन होता है, उससे क्या होता है? मीठापन ज़्यादा मिलता है, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा चीनी उद्योग लगाए गए हैं। यहाँ की ठंडी जलवायु, वहाँ की ठंडी जलवायु भी एक लाभदायक कारण है। जलवायु वहाँ कैसा है? ठंडी है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समितियाँ भी सफल रहे हैं। जो सहकारी समिति है, ठीक है, तो वो लोग भी क्या हुए? वहाँ पे सफल रहे इस काम को करने में। चीनी उद्योग को कई चुनौतियों की सामना करना पड़ रहा है, मतलब इसमें भी बहुत सारी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि आसानी से चीनी मिल जा रहा है। जैसे इस उद्योग का अल्पकालिक होना, पुरानी एवं परंपरागत तकनीक का प्रयोग, मतलब जैसे पहले लोग प्रयोग करते थे आज भी वैसे ही किया जा रहा है, कुछ इसमें नया नहीं सोचा जा रहा है। ठीक है, परिवहन मतलब सही से नहीं हो पा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया नहीं जा पा रहा है। असक्षमता से भी गन्ने का समय पर कारखानों तक न पहुंचना। अब क्या होता है कि परिवहन सही नहीं रहेगा तो क्या होगा? गन्ना जो कारखाना है वहाँ समय पर नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से खराब हो जाता है। तो ये सब भी कारण है। खोई का अधिकतम इस्तेमाल ना होना। अब खोई क्या होता है? तो जो क्या बोलते हैं, गन्ना को जो क्या होता है, रस निकालने के बाद जो बच जाता है गन्ना, ठीक है, गन्ना के पास रस निकालने के बाद जो
बच जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खोई बोलते हैं। जब रस उसमें से निकाल लिया जाता है तो उसका भी कोई इस्तेमाल अधिकतम नहीं हो पाता है। ये सब कारण से क्या हो रहा है कि चीनी उद्योग का एक चुनौती बड़ा समय आ रहा है धीरे धीरे। अब एक और बात दिया, समय पर किसानों का गन्ने का मूल भी नहीं मिल पाता है। गन्ने का मूल नहीं मिलेगा तो किसान लोग गन्ना नहीं उगाएंगे, और विद्युत में भी कमी देखा जाता है। ये सब क्या है, गंभीर समस्या है। क्या आप जानते हैं उपभोक्ता किसको बोलते हैं? उपभोक्ता उसको बोलते हैं जब उद्योगों में जो कोई सामान का उत्पादन होता है, बन जाता है, ठीक है, तो उसको जब बेचा जाता है, तब बेचने जो खरीदने वाला आता है बनने के बाद, जैसे चीनी हो जाता है, चीनी क्या होता है पूरा दुकानों में चला जाता है, तो जो दुकानों से क्या किया जाता है उसको खरीदा जाता है, वही खरीदने वाले लोग को क्या बोलते हैं, उपभोक्ता बोलते हैं। इसके विशेष रूप से गृह उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करता है, मतलब जो गृह उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे कागज उद्योग, दंड मंजन, पंखा, सीमेंट उद्योग इसके उत्तम उदाहरण है। अब भारत के चीनी उद्योग का प्रमुख जिले, अब इसमें जिले का नाम दिया हुआ है, ऐसा तो डायग्राम क्लियर ही नहीं दिया हुआ कौन कौन से जिले में चीनी उद्योग है भारत में, उसका नाम दिया हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे खनिज आधारित उद्योग, ठीक है, खनिज आधारित उद्योग। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे रेसे मतलब कपड़ों से आधारित, अब खनिज से आधारित। तो खनिज के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे, खनिज संसाधन के बारे में पढ़े थे क्या होता है। तो ऐसे उद्योग जो अपने कच्चे माल के खनिजों पर निर्भर होता है। ये तो भी खनिज रहता है, कच्चा माल आता है तो उसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है, जमीन से डायरेक्ट हम लोग को लोहा नहीं मिलता, उसको हम लोग अलग प्रकार से क्या उसको फिर से हम लोग लोहा तैयार करते हैं, लौह अयस्क मिलता है, उसको हम लोग लोहा में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, खनिज आधारित उद्योग भी होना चाहिए, तभी जाकर तो लोहा बनेगा। लोहे और इस्पात, सीमेंट, रसायन उद्योग, ये सब में आप खनिज आधारित में क्या जाता है, तो लोहे एवं इस्पात, सीमेंट, रसायन उद्योग खनिज आधारित उद्योग के एक अच्छे उदाहरण है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लौह और इस्पात उद्योग। लौह और इस्पात से क्या लोहा बनाया जाता है, हम लोग पढ़े थे। तो ये सब क्या है, कच्चा माल है। लौह और इस्पात का उद्योग के बारे में बात करेंगे तो कच्चा माल यहाँ पे आता है और लोहा तैयार होता है। लौह और इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग है। आधारभूत मतलब क्या, बेसिक इंडस्ट्री है, ठीक है, क्योंकि अन्य सभी भारी और हल्के मध्य उद्योगों, ये क्या है, ये क्या है, एक भारी है और सब क्या है हल्के और मध्य उद्योगों में आ जाता है, मशीनरी पर निर्भर करता है। अब जितना भी बाकी उद्योग होता है, ठीक है, तो सब के सब क्या होता है, सब के सब मशीन पर ही निर्भर करता है। मान लो गन्ना उद्योग के बारे में पढ़े तो गन्ना के लिए क्या होना चाहिए, मशीन चाहिए। अब मशीन आता कहाँ से, तो लौह और इस्पात के उद्योग से ही आएगा ना, वहाँ से बन के मशीन। तो सबसे पहले ये बेसिक उद्योग तो ये है कि पहले लौह और इस्पात का उद्योग होना चाहिए, तभी जाकर तो और सब उद्योग बन पाएगा। यहाँ से मशीन तैयार होगा तब तो और सब काम में हम और सब उद्योग हम लोग बैठा सकते हैं। बिना मशीन का तो कोई उद्योग होगा नहीं। तो इसीलिए सबसे बेसिक पहले उद्योग क्या होना चाहिए, हम लोग के पास लौह और इस्पात का उद्योग होना चाहिए। भारतवासियों में लोहा बनाने का कला ईसा से हजारों वर्ष पहले से ही आती है, मतलब बहुत साल पहले, ईसा वर्ष के मतलब ईसा के पहले से ही मतलब भारत में लोहा बनाया जा रहा है। जैसे कि इसमें एग्जांपल में दिया, दिल्ली का जो कुतुब मीनार के निकट खड़ा लौह स्तंभ जो है, एक लौह स्तंभ बनाया गया, वो क्या है, लोहे से ही बना हुआ है और गुणवत्ता का स्टील प्रमाण है। दमिश्कस के प्रसिद्ध तलवार, जो तलवार वगैरह पहले बनाए जाते थे, तो वो भी क्या होता था, लोहे से ही बनता था। तो ये सब बहुत पुराना एग्जाम्पल है जो पहले से ही लोहा का लोग यूज करते आ रहे हैं। भारतीय लोहे के बनाई जाती थी। भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कब बैठा था, तो 1930 में। तो पोर्टो-नोवा नामक स्थान पर, कहाँ पे, पोर्टो-नोवा नामक स्थान पे, कहाँ पे, तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। परंतु स्थानीय अनुकूल के कारणों के कमी के कारण इसे बंद कर दिया गया। ये पहला स्थापित लेकिन बंद कर दिया था। तो फिर दूसरा कब आरंभ हुआ, तो 1864 ईस्वी में, कहाँ पे, तो पश्चिमी बंगाल में। कहाँ पे, पश्चिमी बंगाल में, तो कुल्टी स्थान पे, ठीक है, शुरू किया गया। इस्पात का बड़े पैमाने पर उत्पादन सन 1907 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था, सबसे बड़े पैमाने पर सन 2007 ईस्वी में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी द्वारा साक्षी, कहाँ पे, साक्षी
साक्षी एक जगह का नाम है जो झारखंड में है। झारखंड में कहाँ पे? जमशेदपुर में है, ठीक है, वहाँ पे कारखाना स्थापित हुआ था। इसके बाद पश्चिम बंगाल में वनपुर तथा कर्नाटक में भ्रदावती में स्वतंत्रता के पूरे कारखाने लगाए गए थे। स्वतंत्रता के पहले ये सब कारखाने लगाया गया था, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद विदेशी सहयोग के सहायता से कई कारखाने लगाए गए, ठीक है। किसका? तो लौह अयस्क का, लौह और इस्पात का। 10 बृहत लोहा एवं इस्पात संयंत्र और लगभग 200 छोटे इस्पात संयंत्र भी है। मतलब 12 का बात करेंगे तो 10 वो है, और छोटे छोटे तो 200 के आसपास है, आसपास इस्पात संयंत्र है। अब यहाँ पर भारत में प्रमुख लौह इस्पात उद्योग दिया हुआ है। अब किसके सहायता से बनाया गया है वो भी दिया हुआ है, जैसे टाटा लोहा इस्पात, ये कहाँ पे है? झारखंड में। झारखंड में कहाँ पे? तो जमशेदपुर में। ये विदेशी का सहायता लिया गया था? तो नहीं लिया गया था। भारतीय लोहा इस्पात ये भी बिना विदेशी के सहायता से बनाया गया था। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में बनपुर में। लेकिन हम यहाँ पर भिलाई लोहा एवं इस्पात संयंत्र का बात करेंगे तो ये रूस के सहायता से कौन सा विदेशी काम में आया था? तो रूस की सहायता से छत्तीसगढ़ में बनाया गया था भिलाई। अब वैसे ही दिया हुआ है 10 नाम, जो कि देख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। किस कंट्री के सहायता से बनाया गया था उसको भी याद रखना जरूरी है। कौन सा इस्पात कौन सा राज्य में है उसको याद रखना जरूरी है। अब यहाँ पर दिया लौह इस्पात का संयंत्र कौन कौन सा जगह पे है, तो ये रेड कलर से यहाँ पर शो किया गया है। तो इस यहाँ पे यहाँ पे ये किसका मैप है? तो इंडिया का मैप है, जो कि मैप के द्वारा दिखाया गया है कौन सा स्थान पे है लौह इस्पात संयंत्र। लौह इस्पात एक भारी उद्योग है, ठीक है। मतलब भारी मतलब वजन में क्या होता है? भारी होता है लोहा, क्योंकि इसमें भारी तथा अधिक स्थान घेरने वाले कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है कि भारी कच्चे माल यूज होता है और ज़्यादा स्थान भी घेरता है। इसके लौह अयस्क, कोकिंग कोल, चूना पत्थर, मैग्नीज अयस्क महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि लौह और एवं इस्पात उद्योगों की स्थिति कच्चे माल के उत्पादक क्षेत्रों से नियंत्रित है। इसका उत्पादित माल भी भारी होता है। जो मतलब इस यहाँ उत्पादन किया जाता है, बनाया जाता है, जो मशीन वगैरह बनता है वो भी क्या होता है? भारी होता है। इसके वितरण के लिए उत्तम परिवहन तंत्र का होना अति आवश्यक है। मतलब उत्तम परिवहन तंत्र का कोई भी मतलब बस गाड़ी ऐसा होना चाहिए जो कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए, वो भी क्या होना चाहिए? उत्तम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा गाड़ी रहेगा तो उसको नहीं ले पाए। विशाखापट्टनम की एक ऐसा संयंत्र है जिसकी स्थिति तटीय है, जबकि देश के अन्य सभी बृहत लौह इस्पात संयंत्र भारतीय प्रायद्वीपीय के खनिज संपन्न उत्तर पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में स्थित है। मतलब एक ही संयंत्र विशाखापट्टनम है जो कि कहाँ पे है? तटवर्तीय है, ठीक है, तटवर्तीय। जबकि अगर अन्य देश का बात करेंगे बृहत बड़ा लौह, बृहत मतलब होता है बड़े बड़े, ठीक है, बड़े बड़े लौह इस्पात संयंत्र भारतीय प्रायद्वीपीय खनिज संपन्न उत्तर पूर्वी, कहाँ पे? तो उत्तर पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में स्थित है। अब 2007 और 2008 में बात करेंगे तो भारत में कितना टन इस्पात मिलता था? तो 76.9 लाख टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार के कच्चे इस्पात उत्पादकों का 5वें स्थान पर है। और कच्चे इस्पात का बात करेंगे उत्पादक में तो भारत कितना? 5वें स्थान पे है पूरा वर्ल्ड में बात करेंगे तो। यह स्पंज स्क्रैप लोहे की सबसे बड़ा उत्पादक है। इसमें हम लोग एक नाम लेते हैं, स्पंज स्क्रैप लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत में। भारत का सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है, सभी लौह इस्पात संयंत्रों का प्रबंध भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अधीन है। मतलब भारतीय इस्पात प्राधिकरण जो है सेल, सब इसी के अधीन काम करते हैं, सब इसी के अंदर में काम करते हैं। जबकि टिस्को का प्रबंध टाटा स्टील करती है। टिस्को का प्रबंध कौन करता है? इसको पूरा कौन चलाता है? तो टाटा स्टील चलाता है। के बाद है लौह इस्पात का अधिकांश संयंत्र भारत में कहाँ है? छोटा नागपुर पठार में स्थापित हुआ है। अगर लौह इस्पात का अधिकांश संयंत्र
पूछेंगे कहाँ है भारत में, तो छोटा नागपुर पठार के पास स्थापित है, क्योंकि इस क्षेत्र में लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, चूना पत्थर, डोलोमाइट महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण खनिज के भंडार होने को वजह से यहाँ पर सब प्रकार का खनिज आसानी से मिल पा रहा है, इसीलिए लौह अयस्क अधिकांश कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है, तो छोटा नागपुर। अब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि लौह अयस्क सबसे अधिकांश संयंत्र कहाँ पे है, तो छोटा नागपुर में। ये भी पूछ सकता है क्यों, तो इसलिए कि वहाँ पे क्या है कि लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, चूना पत्थर ये सब क्या आसानी से मिल पाता है, इसलिए कि वहाँ पे ही खनिज उसका भंडार है। आज उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीयकरण एवं उद्यमियों का पर्यटन इस उद्योग को बढ़ावा दिया है। ठीक है, ये सब उदारीकरण से, निजीकरण से, भूमंडलीकरण से, ये सब के कारण से क्या हुआ है कि इसका बढ़ावा मिला है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सहयोग, बहुराष्ट्रीय मतलब जो विदेश के कंपनी रहता है उन लोगों के सहयोग से छत्तीसगढ़ के रायपुर में तथा उड़ीसा के गोपालपुर में नवीन केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, नया केंद्र बनाया गया है कहाँ पे, तो रायपुर और उड़ीसा के गोपालपुर में। क्या आप जानते हैं जमशेदपुर को भारत का बर्मिंघम कहा जाता है, बर्मिंघम कहा जाता है। अब पढ़ेंगे एल्युमिनियम उद्योग के बारे में। यह भारत का दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग है। यह दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग है क्या, एल्युमिनियम। यह लचीला क्या होता है, लचीला होता है, हल्का होता है, जंग रोधी होता है, इसमें जंग नहीं लगता है, मतलब मूर्छा नहीं लगता है, हम आम भाषा में बोलते हैं। उष्मा तथा विद्युत का सुचालक भी होता है, इसमें मतलब विद्युत पास करता है। इसके अयस्क बॉक्साइड है। ये कहाँ से मिलता है एल्युमिनियम, तो बॉक्साइड से मिलता है। ठीक है, हवाई जहाज तथा बर्तन उद्योग तथा तार बनाने में इसका भी प्रयोग किया जाता है। लोकप्रियता इसलिए भी बढ़ रही है, मतलब इस बहुत ज़्यादा ये लोकप्रिय हो रहा है। क्यों, यह कई उद्योग का इस्पात, तांबा, जस्ता और शीशे विकल्प के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। मतलब इस सब के विकल्प के रूप में एल्युमिनियम ही प्रयुक्त आज के डेट में हो रहा है। मतलब इस्पात के जगह, तांबा के जगह, जस्ता के जगह, शीशे के जगह एल्युमिनियम का ही उपयोग किया जा रहा है, इसलिए ये इसका ज़्यादा लोकप्रिय होते जा रहा है। 1 टन एल्युमिनियम के लिए लगभग 6 टन बॉक्साइट चाहिए। अगर 1 टन एल्युमिनियम बनाना है तो कितना टन बॉक्साइट चाहिए, बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनता है तो 6 टन। उसमें इतना किलोवाट कितना विद्युत चाहिए, तो 18,600 किलोवाट का विद्युत की आवश्यकता होती है। ठीक है, एल्युमिनियम के लगभग मूल्य 30 से 40% तक विद्युत की कीमत होती है। अगर एल्युमिनियम का मूल्य की बात करेंगे, एल्युमिनियम का जितना पैसा लगता है उसमें अगर बात करेंगे 30 से 40% कहाँ से, बिजली का ही पैसा लग जाता है। बिजली का ही पैसा 30 से 40% तक देना पड़ता है। कहने का मतलब अगर 100 रुपये खर्च हो रहा है एल्युमिनियम को बनाने में, तो उसमें से 30 या 40 रुपये सिर्फ विद्युत वाला को, सिर्फ बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल हम लोग को देना पड़ रहा है, 60 रुपये अलग से लगाना पड़ रहा है। ठीक है, एल्युमिनियम उद्योग के स्थिति बॉक्साइड तथा सस्ती बिजली का उपलब्धता से पूरी तरह प्रभावित होती है। मतलब अगर सस्ता बिजली मिल रहा है और बॉक्साइड आसानी से मिल पा रहा है तो यह एल्युमिनियम उद्योग बढ़ेगा आसानी से। अब यहाँ पर दिया तांबा, शीशा और जस्ता कहाँ पे मिलता है और एल्युमिनियम कहाँ पे मिलता है, इस डायग्राम में दिखाया गया है। आज देश में 8 मुख्य प्रमुख एल्युमिनियम संयंत्र है। कितना, अगर मुख्य का बात करेंगे तो 8 है एल्युमिनियम संयंत्र भारत में, जो उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में है, केरल में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। ये सब राज्यों में है। ये सभी संयंत्र मिलकर 2007 से 2008 में लगभग 6.2, ये सभी संयंत्र मिलकर 2007 और 2008 में बात करेंगे तो 6.2 लाख टन एल्युमिनियम का उत्पादन किया है। कितना, 6.2 लाख टन एल्युमिनियम। तांबा प्रगलन उद्योग, तांबा प्रगलन मतलब तांबा पिघलाने का काम करने के लिए, उसके लिए भी उद्योग चाहिए। तो भारत में तांबा प्रगलन संयंत्र भारतीय तांबा निगम द्वारा घाटशिला नामक स्थान पर है। कहाँ पे, घाटशिला नामक स्थान पे, झारखंड में जो कि पड़ता है, स्थापित किया गया था सबसे पहले सन
1972 ईस्वी में। कब? तो सन 1972 ईस्वी में भारतीय तांबा निगम के हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड के अंतर्गत, मतलब किसके अंतर्गत इसको बनाया गया था? तो हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया था। हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड भारत में एकमात्र तांबा उत्पादन संस्थान है। इसके दो केंद्र है, इसके दो केंद्र पाया जाता है। एक पूर्वी सिंहभूम जिले में घाटशिला के निकट माऊ भंडार नामक स्थान पे, जो कि झारखंड राज्य में है। दूसरे कहाँ पे है? तो राजस्थान में, जो कि झुंझुनू जिले में खेतरी नामक स्थान पर पाया जाता है। इस जिलों में स्थित तांबे की खानों के निकट तांबे की प्रगलन संयंत्र लगाए गए। इसी के तांबे खानों के निकट ही एक तांबे के प्रगलन संयंत्र लगाया गया। ठीक है, मतलब जो पिघलाता है। क्या आप जानते हैं भारत में सबसे पुराना तांबे की खान कहाँ पे था? तो राजस्थान में। कहाँ पे? खेतरी नामक स्थान पे। राजस्थान में कहाँ पे? खेतरी स्थान पे। खेतरी तांबा प्रगलन संयंत्र का मध्य प्रदेश में प्रगलन बालाघाट जिले में स्थित मलंज खंड खान से भी तांबा अयस्क को आपूर्ति की जाती है। कहाँ से? तो यहाँ पर दिया मध्य प्रदेश में प्रगलन की बालाघाट जिले में किया जाता है। ठीक है, यहाँ से भी आपूर्ति किया जाता है। आयातित अयस्क पर आधारित एक नई तांबा परियोजना तमिलनाडु में के तूतीकोरिन स्थान पे की जा रही है। ठीक है, कहाँ पे? तमिलनाडु में तूतीकोरिन, मतलब नया बनाया जा रहा है। भारत के 43,000 टन तांबा ब्लिस्टर उत्पादन करता है। ठीक है, कितना? 43,000 तांबा ब्लिस्टर उत्पादन करता है। इससे देश की कौन? तो इसको नाम भी याद लिखना है, ब्लिस्टर उत्पादन करता है। इससे देश में केवल 50% आवश्यकता की पूर्ति हो पाती है। इससे देश में केवल कितना आपूर्ति हो पाती है? तो 50%। शेष 50% तांबा जाम्बिया, चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा से आयात किया जाता है। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जाम्बिया, चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये अलग अलग कंट्री है जहाँ से हम भारत लाया जाता है क्या? तांबा। इसलिए कि 50% तांबा हम लोग की आपूर्ति हो पाती है हमारे देश से, और 50% दूसरे कंट्री से लाया जाता है। ठीक है, इन्हें भी जाने। तांबा, पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर, रोल्ड गोल्ड, अष्ट धातु आदि मिश्रण धातु बनाई जाती है। मतलब ये सब मिश्रण करके धातु को बनाई जाती है। अब यहाँ पे हम लोग अगला पढ़ना है रासायनिक उद्योग के बारे में। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा फिर पूरा चैप्टर कंप्लीट करने में। तो नेक्स्ट पार्ट में रासायनिक उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।